आज पहली बार 9 साल बाद मैं एक वीडियो में ला पाया हूँ मिडिल क्लास को क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। बुलाती है मगर लेने का नहीं। याद रखो, आप मिडिल क्लास हो, फंस जाओगे और बाद में पछताओगे। तो पॉकेट फ्रेंडली वो कौन सी कारें हैं जो मिडिल क्लास को कंसीडर करनी चाहिए। मेरे साथ विवेक मौजूद है इस पॉडकास्ट में, और विवेक जाने माने ऑटो एक्सपर्ट भी हैं और एमटेक किया है ऑटोमोबाइल में, और ऐसी कंडीशन में उनके पास इंफॉर्मेशन होती है इंजन से रिलेटेड बहुत अच्छी। ओवरऑल आप इनका चैनल फॉलो कर सकते हैं, इंडिया रैप्स के नाम से है, लिंक आपको मिल जाएगा। देखो, मिडिल क्लास की कोई डिफिनेशन तो नहीं बची, क्योंकि जिस तरह से मुकेश अंबानी ने अपने इंट्रो में बोल दिया एक इंटरव्यू में खुलकर कि हम लोग तो भाई मिडिल क्लास से हैं, तो मुझे उस समय शर्म आ गई कि आप मिडिल क्लास से हो तो हम कौन है। लेकिन जाने देते इस डिबेट को। असली मिडिल क्लास वो है जो अपने पैसे की भरपूर वसूली करे, और 10 लाख रुपए में ऐसी कई हैचबैक हैं जो अपने पैसे को वसूलने में आगे है। क्या लगता है विवेक, कौन कौन सी वो 10 लाख रुपए तक के बजट में हैचबैक है? देखो सर, नो नॉनसेंस हैचबैक्स मैं आपके साथ में प्रेजेंट करता हूँ, एंड ऑब्वियसली आपके और मेरे व्यूअर्स के सामने भी। ये हैचबैक्स ऐसी हैं जो आप तंग गलियों में भी ले जा सकते हो। अगर आपका घर जो है वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे आपको समझना पड़ता है, बाइक खड़ी करने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई मेरा पड़ोसी ना मुझे गाली दे, ऐसे में मेरे घर के अंदर ही गाड़ी आ जाएगी कि नहीं, तो ये डेफिनेटली वहाँ भी आएंगी। अच्छी रीसेल वैल्यू आपको दोगी अगर आप 6-7 साल बाद में देना चाहते हो। और शुरुआत करते हैं एंट्री लेवल गाड़ी से, दैट इज टियागो। आप ये गाड़ी लेके आओ भाई, और इस गाड़ी के साथ में स्ट्रेंथ क्या है, वो टाटा का जो एक्स फैक्टर हमेशा से रहता है सेफ्टी का, वो तो रहेगा ही आपके पास में। आप 3 डिजिट्स करोगे ना इस गाड़ी के साथ में 110-120 तक, ये काफी सेफ महसूस कराएगी। उससे ऊपर जाने की हम भी हिदायत नहीं देते हैं, और कोशिश भी आप यही करोगे विद इन 120-110 के अंदर अंदर आप रखो। और इतने सारे फ्यूल टाइप हैं कि आप जो मन करे उसमें बाय कर सकते हो। यूज कार मार्केट में तो ये डीजल में भी मिल जाती है, पेट्रोल खरीद सकते हो आप इसमें, सीएनजी ऑप्ट कर सकते हो, एंड इलेक्ट्रिक तो है ही, जो सबसे ज्यादा जो है वो आप इस सेगमेंट में देखोगे कि टियागो के पास में सेल्स है। दूसरी नो नॉनसेंस कार, मेरी फेवरेट, अमित सर की फेवरेट हो सकता है, और आप सभी की फेवरेट, दैट इज स्विफ्ट। तो स्विफ्ट की नई जनरेशन लास्ट ईयर आई थी 2024 में। आप इस गाड़ी के ऊपर डेफिनेटली अपने पैसों की बेट लगा सकते हो, क्योंकि डिसेंट आपके पास में सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, 6 एयरबैग्स वगैरह स्टैंडर्ड हो गए हैं। सिटी में भाई साहब ये माइलेज 19-20 के आसपास का आपको देगा बड़े आराम से। एंड इसी गाड़ी के साथ में मैंने हाईवे पे, यू वोंट बिलीव, 26.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाला है। तो ये सीएनजी को भी माफ कर देता है व्हेन इट कम्स टू माइलेज। आप वही 70-80 की स्पीड पे चलाओ हाईवे पे, ये बेहतरीन माइलेज देगा। इसी का प्रीमियम अगर आपको हैचबैक खरीदनी है, दैट इज बलिनो सर। बलिनो सेल्स में भी कोई मुकाबला नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि 10 लाख के अंदर आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, इस गाड़ी की टक्कर रीसेल वैल्यू में कोई दे सकता है। बेहतरीन रीसेल वैल्यू आपको मिलेगी 6-7 साल बाद अनडाउटेडली। ये वो जो माइलेज का फीवर है वो भी नहीं उतरने देगा किसी की, और अब तो ठीक ठाक सेफ्टी रेटिंग्स इसके साथ में, मारुति सुजुकी के साथ में जुड़ती जा रही हैं, तो वो भी नए क्रैश टेस्ट नॉर्म्स के साथ में मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर कर जाएगी। वीडियो के शुरुआत में आपको समझ में आ गया होगा, बड़े काम का वीडियो है निकलने वाला ये, क्योंकि बातें मिडिल क्लास की हो रही हैं, और जब मिडिल क्लास की बातें हों और आपको अपने से रिलेटेड लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद इस बात की एश्योरेंस हो जाती है कि आपके हाथ हमेशा अच्छे वीडियो आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये है कि नहीं यार मुझे वो मारुति सुजुकी से हटके कुछ और गाड़ी चाहिए, i20 सर, ये हैचबैक ऐसी है जिसने एक्चुअली प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी को बहुत एक लेवल ऊपर ले गया, एक लेवल ऊपर लेके गई हैं। उस टाइम से सनरूफ दे रहे थे जिस टाइम से लोग फुल साइज एसयूवीज में सनरूफ नहीं दे रही थी, तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो डेफिनेटली डिसेंट साइज, अच्छा इंजन, अच्छे टेलेमैटिक्स, डिसेंट आपके पास में फीचर लिस्ट यहां पर आएगी, एंड राइटली प्लेस्ड जो है वो ये है। इस गाड़ी के साथ में एक और एडवांटेज है, एक ऐसा ट्रांसमिशन चाहिए जो फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो, वो एक ऑल्टर्ड एएमटी टाइप्स ट्रांसमिशन ना हो, तो आप इसका सीवीटी भी ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पर विद अ गुड इंजन ऑप्शन। ये 4 चॉइसेस हैं सर जो नो नॉनसेंस चॉइसेस हैं, जिनको आप कभी भी मतलब रिकमेंड कर सकते हो। ये कभी परेशान नहीं करेंगे किसी भी एस्पेक्ट में। बिल्कुल सही बात है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या ही यही है
कि वो चाहता है कि ऐसी कार हो जो पॉकेट फ्रेंडली हो, और इनमें डेफिनेटली ये चारों एक अच्छा ऑप्शन है। मगर बात बदल जाएगी जब आप इन चारों प्राइस ब्रैकेट पर ही अगर आपको एक छोटी एसयूवी जैसा फील चाहिए हो या सेडान लेनी हो, क्योंकि हर एक को केवल हैचबैक लेना हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो अगर आपको सेडान लेनी है तो मेरे हिसाब से डिजायर का कोई जोड़ नहीं, क्योंकि सेम इंजन के साथ में है जिसके साथ स्विफ्ट है। स्विफ्ट के सारे बेनिफिट डिजायर में भी मौजूद है। एडिशनली आपको बूट मिल रहा है, सनरूफ भी मिल रही है, और अब तो कई अपडेटेड फीचर्स के साथ आ गई है, और 5 स्टार कस्टमर रेटिंग भी आ गई है। तो डिजायर को इग्नोर करना अब मिडिल क्लास के लिए और मुश्किल हो गया है। इसके अलावा अगर कोई एक ऑप्शन आए थोड़ा सा एसयूवी जैसे फील के साथ, तो मैं पंच, एक 1.2 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, एग्री, लेकिन ओवरऑल सेफेस्ट एसयूवी रही है अपने सेगमेंट में। अच्छा स्पेस भी है, ऐसी बड़ी कमी नहीं है आपको स्पेस को लेकर। मतलब रीसेल वैल्यू भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं बहुत बुरी नहीं, अभी तो अच्छी ही है फिलहाल, और उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि जो गाड़ियां नंबर में ज्यादा बिकती हैं उनकी रीसेल वैल्यू हमेशा अच्छी रहती है, और उनके पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। पंच बहुत अच्छे नंबर में बिकती है और उसके हर जगह आपको पार्ट्स मिलने लग गए हैं, ये एक और प्लस पॉइंट है पंच के साथ। तो ओवरऑल एसयूवी जैसा फील ले लीजिए आप पंच के साथ, और तभी शायद इतने सारे लोग खरीदते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको एक मारुति वाला ही प्रोडक्ट चाहिए और मिनी एसयूवी जैसा फील कराना है अपने आप को, तो फ्रॉन्क से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस एक्स्ट्रा मिल रही है आपको, थोड़ा ऊंचाई मिलने से फील भी अच्छा आता है गाड़ी में, और फीचर्स भी अच्छे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है फीचर्स के मामले में कि आप फ्रॉन्क्स को इग्नोर कर सको। ओवरऑल अच्छा एवरेज भी देती है, और बलेनो के बराबर ही एवरेज है, कभी कभार किसी को लगता है कि थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स नो नॉनसेंस प्रोडक्ट है इसमें। बशर्ते आप कोई बड़े ऊपर की गाड़ियों में ना जाना चाहो, जिनमें कि एक नई नवेली लॉन्च की हुई वेन्यू आ गई है। वेन्यू की प्राइसिंग कम से स्टार्ट है, Hyundai का नेटवर्क सबको पता है, जानी मानी कंपनी है, कभी भी इसके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब नहीं होते, फेल नहीं होते, परेशानियां नहीं आती हैं, रोज सर्विस सेंटर भागना नहीं पड़ता लोगों को। और इसका 1.2 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, सबसे सेट इंजन है, न जरूरत से ज्यादा पावर न जरूरत से कम पावर, आपकी जरूरतें पूरी कर देगा, और बहुत सही प्राइस में आसानी से रिपेयर होने वाला, सब प्लस पॉइंट है। और बड़ी गाड़ी का तमगा भी आपको मिल रहा है, और नया लुक जो मिनी क्रेटा वाला है ना, 10 लाख रुपए में मिल जाए तो क्या बात है भाई। तो ओवरऑल मेरा मानना है ये 4 गाड़ियां, फ्रॉन्क्स, डिजायर, पंच, वेन्यू, अगर आपको हैचबैक नहीं लेनी है तो ये अच्छा ऑप्शन है। आपका क्या कहना है इस बारे में? डेफिनेटली सर, जो आपने जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे पोजीशन की है ना, ये नंबर्स में भी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है कि नंबर्स में ये नीचे हैं, इनकी रीसेल वैल्यू भी बढ़िया मिलेगी आपको। तो ये जो बैट आपने बताई है, मेरे ख्याल में मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, एंड कंप्लीटली ओके लिस्ट है आपकी यहाँ पे। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम मिडिल क्लास को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं अभी तक। मिडिल क्लास की परेशानियों पर कंपनीज उतने अच्छे से ध्यान भी नहीं देती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की जरूरतें अलग है। सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि मिडिल क्लास बहुत जल्दी बिखरने लगता है, उसको लगता है कि हम मिडिल की जगह अब अमीर क्लास दिखें। तो वो क्या करता है, बड़ी बड़े शोरूम्स में देखता है उन जर्मन गाड़ियों की तो भागने लगता है, जिसे वो संभाल नहीं सकता लॉन्ग टर्म में। सर्विस चार्जेस बहुत हैवी है, और आज के दौर में कई कंपनीज जो इन सर्विस चार्जेस को लेकर सच नहीं बताती है। जब कस्टमर खरीद लेता है उसके बाद उसे भुगतना पड़ता है, और फिर वो ये कह नहीं पाता दूसरों से कि नहीं यार हमसे गलती हो गई यार, मैंने वही ले लेनी चाहिए थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसे वो झेलना पड़ता है। दूसरा, कंपोनेंट मार्केट में मिलते नहीं है, मिलते हैं तो ऐसे दामों पे मिलते हैं, संभालना मुश्किल है। और जब भी सर्विस सेंटर जाओ वो कहता पूरा गियर बॉक्स बदल दो, पूरा इंजन बदल दो, पूरा मतलब ब्रेक असेंबली बदल दो। जब भी छोटी चीज खराब है, लेकिन वो सब कुछ सेटअप बदलते हैं, जिससे क्या होता है सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट कस्टमर की बढ़ने लगती है। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है थर्स्टी इंजन। ऐसे इंजन बनाए हैं जो चलाने में भले आपको थोड़ा सा मजा दे दे, लेकिन बदले में इतना पेट्रोल पीते हैं कि भाई साहब आपको लगता है कि अब जेब कटने वाली है। और ये खर्चे जो हैं ये एक्चुअली आपको परेशान करते हैं। आपका क्या कहना है कि एक्चुअली मिडिल क्लास की गाड़ियों में क्या परेशानियां हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए खरीदते समय?
देखो सर, मिडिल क्लास हो आपको तो 3-4 फैक्टर्स का यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, सर्विस कॉस्ट जो है वो ऐसी हो, अफोर्डेबल हो। तो ये जो सर्विस कॉस्ट है ना, इसके ऊपर बहुत डिपेंड कर जाता है, और ये आप इनिशियल बाइंग प्रोसेस में इसको कभी कंसिडर करते ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल सी बात है। गाड़ी खरीदते टाइम आप ये नहीं सोचते हो कि यार सर्विस में मुझे इतना देना पड़ेगा। हालांकि आपको साल में एक बार करानी पड़ेगी अगर आप डिसेंट 1000 किलोमीटर चल रहे हो, या फॉर दैट मैटर 800 किलोमीटर चल रहे हो महीने के, एक साल में करानी पड़ेगी। बट वो जो कॉस्ट होता है वो तकरीबन दुगने का भी फर्क आ जाता है, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड ही करता है। तो कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट इज समथिंग जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। आपको लिस्ट बनानी है कितना जो है वो सर्विस रिकॉर्ड पुराने इंटरनेट पे बहुत मिल जाते हैं इजीली, तो वहां से आप एक बार छोटी छोटी लिस्ट बनाओ। कि दूसरी चीज सर, वारंटी गाइडलाइंस आर समथिंग जिसके ऊपर अगेन फिर हम ध्यान नहीं देते हैं। वारंटी गाइडलाइंस में क्या आ जाता है, जैसे आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज कुछ लगा रहे हो, कुछ कंपनीज कहती हैं चलो यार हम आपको भी एंटरटेन कर लेंगे, बट सम ब्रांड्स लाइक जर्मन ब्रांड्स वो तो बिल्कुल अगेंस्ट है एसेसरीज को लगाने के। तो अगर आपने बाहर से कोई स्टीरियो भी लगा लिया या एक एलॉय व्हील लगा लिया, आपने टायर प्रोफाइल चेंज कर लिया, तो वो उनकी वारंटी गाइडलाइंस के अंदर नहीं आती हैं, और फिर वो वारंटी को जो है वो वॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज समथिंग जो जिसके ऊपर हमें अगेन ध्यान रखना है, पॉलिसीज को हमेशा से कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। एक चीज और है सर, कभी कभी आप देखना कि आफ्टर मार्केट फिटमेंट हम लोग करा लेते हैं, रेट्रो फिटमेंट सीएनजी की, तो आपकी गाड़ी जो है वो हमेशा चेक होती है कि भाई ये ऑलरेडी जो है वो फैक्ट्री फिटेड है कि नहीं, या रेट्रो फिटमेंट। अगर रेट्रो फिटमेंट है तो कंपनीज जनरली सर्विस सेंटर के अंदर ले जाने से अवॉइड करती हैं फॉर मेनी रीजन। बहुत सारे रीजन है उसके, तो ऐसी कई कंपनीज हैं जो करती हैं बात, करेक्ट, खुद देखा है। तो ये कंपनीज को थोड़ा सा या तो अपनी गाइडलाइंस में परिवर्तन लेके आना पड़ेगा, या एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन हमें देना पड़ेगा। तो वो क्लैरिफिकेशन जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है ना, ये सेल्स जब पिच करते हो ना आप, तभी क्लैरिटी रहे तो आधे से ज्यादा जो टेंशन हैं वो आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। तो वो सर्विस, पहली सर्विस पे आते ही इंसान जो है वो बौखलाता नहीं है। अभी हाल ही का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे कजन को मैंने स्कॉर्पियो दिलवाई थी फरवरी के महीने में। अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 7-8 महीने हुए इसका पहली सर्विस आया। आई थिंक दूसरी सर्विस थी, हाँ उसमें लेबर वगैरह फ्री थी। 13,000 रुपए में उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया, रेडिएटर के कप्स और नट्स पता नहीं क्या क्या उन्होंने 800-900 रुपए के वो लगाए, एसी कैबिन एसी क्लीनिंग के जो है वो प्रोसेस लगा दिया, थ्रॉटल क्लीनिंग लगा दिए। मतलब वो सर्विसेज ऐड ऑन कर देते हैं जो नहीं है जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें मैंने रिड्यूस कराई, तो बिल उसके स्कॉर्पियो का आया 3,500 रुपए, एंड दैट इज अनबिलीवेबल। तो आपकी स्मार्टनेस भी प्ले करेगी यहाँ पर, क्योंकि जो लोग बिजनेस बनाने के लिए इंडस्ट्री में बैठे हैं सर, वो तो स्नैच करेंगे। अब मैं सर्विस सेंटर चला रहा हूं, मैं तो चाहूंगा कि मेरा कस्टमर से मैं जितना ज्यादा बेनिफिट है वो ले सकूं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, सीधा सच्ची बात ये कहोगे, एक सर्विस सेंटर के दिमाग में ये होता है कि वो कैसे कस्टमर से ज्यादा पैसे ऐड सके, और मिडिल क्लास इसी ट्रैप में फंसता है। और उसके लिए जरूरी है कि उस बात पे गौर करे कि एक्चुअली सर्विस कैसे की जा रही है और कितना उसका बिल आ रहा है। इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ऐसे लोगों से जो वो कार ऑन करते हैं, या आपको कम्युनिटी में पता करना पड़ेगा। लेकिन एक और बड़ा पॉइंट है जिसे मिडिल क्लास बहुत ध्यान रखता है, आप बताना चाह रहे थे, बताइए। वो पॉइंट सर एक्चुअली था रीसेल वैल्यू का। और जब आप पुराने वाली बेचने निकलोगे ना मार्केट में, तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है, और रीसेल एक ऐसा पॉइंट है जिसे मिडिल क्लास बहुत पहले से कंसीडर कर रहा है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं भाई अपने लिए कार खरीदो, रीसेल को ध्यान में रख के मत खरीदो, लेकिन एक मिडिल क्लास माइंडसेट है जो ये कहता है कि नहीं भाई रीसेल भी देख लो, अगर सही हो तो ही गाड़ी में पैसे फंसाओ। तो ये तो वो पॉइंट थे जिसे हमने कंसीडर किया आपके लिए डिसीजन को इजी बनाने में, यानी वो पॉइंट जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए, भले हमारी लिस्ट के बाहर जाके आपको कार खरीदने का मन हो तब भी। ये सारे पॉइंट अगर सही है तो सब बढ़िया है। नॉर्मली हमने देखा है कि इनिशियल कॉस्ट कारों की कम होती है, आपको लगता है ये हम गाड़ी खरीद लेंगे और फिर उसके बाद सही चलेगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसकी इनिशियल कॉस्ट तो कम है, लेकिन सर्विस सेंटर वाला भागना पड़ता हमको ठीक कराने के लिए। पता पड़ा 1 साल में 5 बार सर्विस सेंटर चले गए हम, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, और टोटल बिल जो बना वो सर्विस कॉस्ट से 3 गुना बना। तो इन सब चीज़ों को भी मिडिल क्लास को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी कार खरीदते समय। लेकिन अगर आपका बजट जा रहा है फिर क्या करोगे? यानी मिडिल क्लास तो हो लेकिन आपको 15 लाख तक की गाड़ी खरीदनी है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो सर मैं इस प्लेलिस्ट में डालूंगा दैट इज क्रेटा। ठीक है, क्या बात है। ये डिजायरेबल प्रोडक्ट है और बहुत हो गया तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ऑप्शंस इतने सारे, इंजन ऑप्शन इतने कमाल के दिए हुए हैं Hyundai ने।
कि आप ईवी पे भी चले जाओ अब तो। हाँ। और हो सकता है कि कुछ टाइम में, साल, 1.5 साल, 2 साल में, क्या पता Hyundai उसमें सीएनजी भी फिट करके दे दे आपको, नंबर्स बढ़ाने के लिए एटलीस्ट। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आप कभी भी खरीद सकते हो, बिल्कुल, रिलायबल कोई प्रोडक्ट, रीसेल वैल्यू, और माइलेज चाहिए तो डीजल खरीद लो भाई, बेहतरीन माइलेज मिलेगा आपको। दूसरा प्रोडक्ट दैट इज विक्टोरस। ये सबसे ज्यादा अपडेटेड प्रोडक्ट है सर, और सबसे ज्यादा किफायती है, अच्छे स्टार रेटिंग है। कभी भी हमने मारुति सुजुकी को किसी प्रोडक्ट को नहीं देखा कि वो 5 स्टार रेटिंग लेके आई हो और अच्छे नंबर ऐसे लाई होगी, फॉक्सवैगन, स्कोडा, इन ग्रुप्स को भी बाईपास कर दिया हो, टाटा महिंद्रा को भी। हाँ, टाटा महिंद्रा को भी। तो दिस वन प्रोडक्ट इज हैविंग बेस्ट इन क्लास रेटिंग्स, क्रैश टेस्ट रेटिंग्स, और वो रेटिंग्स ऐसे हैं कि ये सबसे पहले पायदान पे आती है। इसी का काउंटर अगर आपको खरीदना है, पैसे थोड़े ऐसे हैं कि यार अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, पुराना स्टॉक जो क्लियर नहीं हुआ है, ग्रैंड विटारा इक्विवेलेंट है। दोनों की ड्राइव में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी है, वो भी ले सकते हो आप, बट थोड़ा सा डेटेड फील करोगे, 2-3 साल पुरानी लगेगी आपको, इसलिए बेटर ये है कि विक्टोरस आप ऑप्ट करो। लास्ट वन वुड बी सर होंडा एलिवेट। हाय हाय, क्या बात है भाई, क्या प्यारी गाड़ी है। होंडा एलिवेट को मैं इसलिए डाल रहा हूँ इस लिस्ट में क्योंकि ट्राइड एंड ट्रस्टेड आपके पास में इंजन है, एक ऐसी कंपनी जो थॉरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में आती है, और फिर ये एक ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट में इतनी रिलायबल कि आप 25 साल चलाओ इसको एंड आप यकीन मानो इंजन में जरा सी कमी नहीं आएगी। होंडा पर डाउट करने का तो रीजन ही नहीं बचता है यहाँ पर। सारी दुनिया को ये बात पता है, बशर्ते आपसे ठीक से मेंटेन करो, उसकी केयर करो। ऐसा नहीं कि आपने खरीद लिया, सर्विस सेंटर ही नहीं जा रहे हो, बोले सर्विस नहीं करानी है, ऐसा नहीं। हाँ, आप उसका ध्यान रखो तो वो बेहतरीन आपको रिलायबिलिटी देती है, परेशान नहीं करती है, उसकी ग्लिचेस नहीं आती हैं उसमें, जो कि हमने कुछ कारों के साथ देखा है। ओवरऑल एलिवेट मेरा मानना है एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, एक अच्छा रिलायबिलिटी वाला इंजन, अच्छा स्पेस जबरदस्त वाला, और टॉर्की इंजन जो इनिशियल बेट में अच्छा टॉर्क देता है, और बहुत अच्छे ब्रेक्स भी हैं उसके। तो ओवरऑल तो मेरा मानना है कि एलिवेट एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसे कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास हैं, संभाल सकते हैं गाड़ी को अच्छे से, तो ये एक प्यारी गाड़ी है जो आपको खुश रखेगी। और अगर आप इसका सीवीटी लेते हैं तो सिटी में तो बल्ले बल्ले, बहुत मजेदार, बहुत प्यारा, चलाने में भी आरामदायक, और जहां आप गाड़ी से उतरेंगे तो भी सामने वाला कहेगा आप एक अच्छी कार से उतर के आए हैं, वो आपको प्रीमियम फील भी देगा। तो ये एलिवेट एक अच्छी गाड़ी, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन अगर छोटी गाड़ी के साथ जाया जाए तो होंडा सिटी कैसे बोल रहे हो, एक अच्छी सेडान जिसकी ग्रेस का जलवा था इंडिया में। एक समय होंडा सिटी से उतरने वाले को मतलब लग्जरी कार का मालिक माना जाता था, और ये कहा जाता था ये कुछ खास किस्म का आदमी है। आपका क्या मानना था इस होंडा सिटी के बारे में? देखो सर, होंडा सिटी उस जमाने में आई थी जिस जमाने में पैदा हुआ था, तो होंडा की एंट्री ही इस गाड़ी के साथ में हुई थी। एंड वो जो जेडीएम कल्चर है ना, जापानीज डोमेस्टिक मार्केट का कल्चर, उस कल्चर को ये आज भी फॉलो करती है, वैसा ही डीएनए आज भी लेके आती है। आप जितना चाहो मॉडिफिकेशन इस पे करो, ये कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। आफ्टर मार्केट सपोर्ट थोड़ा सा जरूर डाउन है, बट रिलायबिलिटी ही इतनी है कि आपको आफ्टर मार्केट स्विच होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्विस सेंटर्स लगभग हर एक स्टेट में अवेलेबल है, अच्छी स्पेस, और जो कंफर्ट ये इस सेगमेंट में ऑफर करती है कोई नहीं कर सकता है ऑफर, विद दोस कुशनिंग हेडरेस्ट, तमाम चीजें हैं इस गाड़ी के अंदर। अगर आप फीचर्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुसना चाहते हो, ये 10 चीजों की आपको ट्यूबलाइट नहीं चाहिए, वो शेप जो है वो एलईडीज नहीं चाहिए, आपको नो नॉनसेंस गाड़ी चाहिए, Correct. होंडा सिटी एक अच्छा ऑप्शन है। आप तो हाइब्रिड भी आता है इसमें, Correct. जो भाई साहब बड़े आराम से आपको सिटी में 22-24 का एवरेज दे देता है, और हाईवे पे मैंने इससे 26.5 का एवरेज लिया है। Amazing. वो भी 5 एडल्ट और फुल लोड लगेज के साथ। फुल लोड कैसा फुल लोड? वो ऐसा फुल लोड जो सर्दियों में होता है, यानी भारी भरकम वाला लोड, उसके साथ इसने 26.5 का एवरेज दिया है। मतलब दिल खुश हो गया 1100 किलोमीटर की राइड में कि इसने क्या एवरेज निकाल के दिया है। तो ओवरऑल मेरा मानना है होंडा सिटी एक ऐसी कार है जिसे आपको कंसीडर करना चाहिए, बशर्ते आप उस कार के साथ बार बार एक्सीडेंट ना करते हो, क्योंकि तभी आपका खर्चा बढ़ेगा। वरना ये मिडिल क्लास के लिए रियली एक बेहतरीन ऑप्शन है हाई एंड दिखाने का। लेकिन अभी भी 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो एसयूवीज हैं। हाँ, 15 लाख के नीचे ही उनके अच्छे काम के वेरिएंट आते हैं।
टाटा की नेक्सॉन, पेट्रोल है, सीएनजी है, डीजल है, इसके साथ मैनुअल है, एएमटी है, EV है, ऑटोमेटिक है, ईवी है, ओवरऑल और सेफ है। और अब जो लेटेस्ट नेक्सॉन आ रही है वो देखने में भी गुड लुकिंग है, सेफ है, फीचर रिच है, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब बहुत लोअर वेरिएंट से आपको सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने लग जाते हैं, तो आपको फील भी अच्छा करा रहे हैं कि बड़ी कार का आपको फील करा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम हाईवे चलना चाहते ज़्यादा तो ये सेटल चलती है, कि चिपक के चलती है हाईवे पे अपने अच्छे वजन के साथ, आपको फील कराती है कि आप हमारे भीतर खुश रहोगे, सेफ रहोगे और अच्छे से वापस घर आ जाओगे। और मेरे हिसाब से अच्छी चीज तो ये है कि वो भी इम्प्रूव कर चुके हैं अपनी सर्विस, और कॉस्ट तो कम है ही ना, और इतनी ज्यादा नंबर्स में ऐसे ही नहीं बिक जाती है। नेक्सॉन टॉप सेलिंग कार रही है 2024 की, तो ऐसे ही नहीं बन गई है। ये बात सही है कि नेक्सॉन 2026 में भी खरीदने के लिए बेहतर प्रोडक्ट है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। एक और कार भी है जो है तो नेक्सॉन की कॉम्पिटिटर भी, और मारुति सुजुकी की है ब्रेजा। थोड़ी डेटेड जरूर मुझे लगती है कि थोड़ा अपडेट होना चाहिए था इसको, जब सब गाड़ियां अपडेटेड हो गई तो ब्रेजा ही है जो अभी भी सबसे थोड़ा सा पीछे की तरफ रह गई है। लेकिन फिर भी इसमें 1.5 लीटर इंजन मिलता है, रिलायबिलिटी टॉप क्लास, अच्छी एवरेज भी है, अच्छा बॉडी डिजाइन भी है, लोगों को इस पर भरोसा है कि ब्रेजा है तो रीसेल भी अच्छी देके जाएगा हमें, और सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगी। ओवरऑल ऐसा प्रोडक्ट है जिसे खरीद के लाते हुए डर नहीं लगना चाहिए आपको। और मेरे अंदाज ब्रेजा भी उनमें से शामिल है जिसे खरीद सकता है मिडिल क्लास बगैर किसी डाउट के। इनके अलावा मुझे तो कोई ऐसा प्रोडक्ट याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा तो प्लीज बताओ मुझे। अमित सर, जो आपने यहाँ पर ऑप्शंस साझा किए मुझे लगता है ये सफिशिएंट है, और इनके अलावा जितने भी आप एक्स्ट्रा एड ऑन करोगे, थोड़ा सा अनरिलायबिलिटी की तरफ जाओगे, थोड़ा सा रीसेल वैल्यू में घटेगा, कुछ माइलेज में घट जाएगा, तो उनकी नंबर जो है वो ओवरऑल रिड्यूस होते हुए चले जाएंगे व्हीकल्स के। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड लिस्ट, और ये ऐसी लिस्ट है जो नो नॉनसेंस लिस्ट है। आप किसी को भी भेज दो और कोई भी इनके अंदर जो है वो कमी नहीं निकाल पाएगा कि गाड़ियों के अंदर ये फलाना कमी है, और आप जो है वो इन कमियों को हाईलाइट कर दो जी। तो ये परफेक्ट है लिस्ट जो आपने बनाई है और जो मैंने शेयर करी है। आई बिलीव कुछ और लिस्ट रह गई हो तो ऑडियंस को लेके आप बोल सकते हो कि कमेंट सेक्शन में वो अगर बताएं। आपको लगता है कि कोई ऐसी कार इस लिस्ट में होनी चाहिए थी और उसके आपके पास रीजन है, तो प्लीज उन रीजन को भी लिखिएगा कि आपने एक कार लिखी तो उसकी ये ऑनरशिप कॉस्ट ये आ रही है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ये आ रही है, उसके पार्ट्स इतने सस्ते हैं, इतने महंगे हैं, व्हाट एवर इट, आप अपना रीजन जरूर लिखना। केवल नाम लिख देने से नहीं पता चलता हमको कभी कभी। तो अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो प्लीज उसके साथ उसकी लॉजिक रीजन जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च की है, लंबे समय से देख रहा हूँ, 10 साल से तो मैं यूट्यूब पर वीडियो ही दे रहा हूँ ऑलमोस्ट, और ये चीज़ें समझ चुका हूँ कि इंडियन कंज्यूमर्स क्या चाह रहा है और क्या बिक रहा है और उसके पीछे के रीजन्स क्या है। और जिस तरह से हर हफ्ते मेरे पास लगभग 20,000 से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो वो ये बताता है कि कस्टमर क्या चाहता है, और उसी चाहत को आज पहली बार 9 साल बाद मैं एक वीडियो में ला पाया हूँ। मिडिल क्लास को क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। मेरे अंदाज ये वीडियो बहुत जबरदस्त है, आप इसे दोस्तों के साथ जरूर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि मिडिल क्लास की समस्याएं क्या है और उन्हें किन कारों के साथ जाते समय संकोच नहीं करना चाहिए। और यही चीजें ही मिडिल क्लास का बजट बिगड़ने से बचा देती है। और हर मिडिल क्लास की एक ही तो चाहत है, दिखने में अमीर लगे लेकिन खर्चे ना हो, और वो चाहत इस वीडियो के साथ पूरी हो रही है। तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और फॉलो करने में किस बात का संकोच। इंडिया रैप्स चैनल को भी आप सर्च कर लीजिएगा, और मुझे मालूम है वहां भी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा देखने के लिए। फेसबुक पे देखकर लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार्गो को।